आपका सीके सर और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ NTS फुल टेस्ट 6 का फिजिक्स पार्ट का वीडियो सॉल्यूशन। तो आपका एग्ज़ाम कैसा गया कैसा नहीं गया ये आपको पता है, पेपर कैसा था वो हम पेपर सॉल्व करते करते डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला सवाल जो आपको दिख रहा है बोल रहा है कि एन आइडेंटिकल लाइट बल्ब्स ईच डिजाइन टू ड्रॉ पावर P, यानी कि बल्ब है पावर कितना ले सकता है P, ठीक है, फ्रॉम अ सर्टेन वोल्टेज। मान लो कि वोल्टेज सप्लाई P है, वोल्टेज सप्लाई अगर V मान लें थोड़ी देर के लिए, तो पावर का फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं V के टर्म में, V² डिवाइडेड बाई R, ये हो सकता है। आगे बोल रहा है आर ज्वाइंड इन सीरीज अक्रॉस दैट सप्लाई, उसी सप्लाई के अक्रॉस n बल्ब्स को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो अगर एक का रेजिस्टेंस R मान लें तो n बल्ब्स को अगर हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा NR। और उस कंडीशन में अगर मैं पावर निकालूं, वोल्टेज सप्लाई को सेम रखा है तो V² डिवाइड बाई R के जगह पे क्या आ जाएगा NR। और V² बाई R वाला जो टर्म है इसको वो पावर बोल रहे हैं P एक बल्ब का, तो नेट पावर किसके इक्वल आ जाएगा P डिवाइडेड बाई N के। तो टोटल पावर की बात कर रहा है, आंसर विल बी P बाई N, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है बात, बिल्कुल सिंपल सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है थीन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस R इज फॉलिंग विद प्लेन वर्टिकल। देखिए ध्यान से देखिए, दिखाई दे रहा है एक सेमी सर्कुलर रिंग है, कंडक्टिंग रिंग है, ये इधर जा रहा है V से, और मैग्नेटिक फील्ड किधर दिख रहा है आपको अंदर की तरफ, ये नीचे की तरफ जा रहा है। आपको बोल रहा है एट द पोजीशन MNQ द स्पीड ऑफ द रिंग इज V। आप एक काम करो, इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक मैंने बताया था आपको, शायद याद हो, कि आप इसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर लो और इसको बोल देते हैं हम L इफेक्टिव। और L इफेक्टिव का वैल्यू कितना आ जाएगा, L इफेक्टिव का वैल्यू अगर रेडियस इसका R मान लें तो R और R कितना हो जाएगा 2R। और अगर EMF इंड्यूस्ड की बात करें तो क्या लगा सकते हैं हम, VBL में VBL इफेक्टिव लिख सकते हैं। तो V हो गया स्पीड, मैग्नेटिक फील्ड हो गया B, और L इफेक्टिव की जगह पे आ गया 2R। तो आंसर तो आएगा VB2R जो EMF इंड्यूस्ड होगा। दूसरी बात है कि हाई पोटेंशियल पे कौन आएगा, तो ध्यान से देखो, ये इनिशियल ये फाइनल, अगर V नीचे की तरफ है, अगर V नीचे की तरफ है, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो आप ध्यान से देखो तो ये थप्पड़ का डायरेक्शन, राइट हैंड थप्पड़ रूल आपको पढ़ाया था मैंने, सबसे आसान तरीका होता है। तो थप्पड़ का डायरेक्शन किधर जा रहा है आपका, इस पॉइंट की तरफ जा रहा है, Q की तरफ। Q है, क्या है ये, Q है ये। तो ये क्या हो जाएगा आपका हाई पोटेंशियल पे हो जाएगा, और ये लो पोटेंशियल, दिस इज लो पोटेंशियल, दिस इज हाई पोटेंशियल। तो आप बोल सकते हो आंसर होगा VB2R विथ दिस पॉइंट Q एट हाई पोटेंशियल। तो Q इज एट हाई पोटेंशियल, अगर इसका ऑप्शन हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 2R VB विथ Q एट हाई पोटेंशियल। तो इसका ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सिंपल सवाल था ये भी। बोल रहा है पार्टिकल विथ अ स्पेसिफिक चार्ज S, स्पेसिफिक चार्ज होता है बच्चों चार्ज डिवाइडेड बाई मास, S का वैल्यू गिवन है, इज फायर्ड विथ अ स्पीड V टुवर्ड्स अ वॉल एट अ डिस्टेंस D। ध्यान से देखना, एक वॉल है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ से इसका डिस्टेंस D है। तो बोला इसको यहाँ से फायर कर दिया हमने, मान लो किसी स्पीड V से, लेट अस अज्यूम perpendicular to the wall, what minimum magnetic field must exist in the region for the particle not to hit the wall। हम चाहते हैं कि मिनिमम कितना मैग्नेटिक फील्ड लगा दे ताकि ये पार्टिकल इस वॉल को हिट ना करे। मैग्नेटिक फील्ड मान लो हमने अंदर की तरफ लगाया या बाहर की तरफ लगाया, आपकी इच्छा है। लेट अस अज्यूम मैग्नेटिक फील्ड हम B लगा रहे हैं बाहर की तरफ। अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर है और पार्टिकल का वेलोसिटी इधर है, तो इस पे फोर्स देखो किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। और ये फोर्स क्या आएगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आएगा, और ये पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे घुमाने की कोशिश करेगा। तो सर्कुलर पाथ पे घूमते हुए अगर पार्टिकल का रेडियस, इमेजिन करो, अगर पार्टिकल का रेडियस इस D से कम हो जाए तो इसको हिट नहीं करेगा ये। तो अगर पार्टिकल का रेडियस D से कम करना है, मैं बोल रहा हूँ R शुड बी लेस इक्वल D, ये कहानी है। और R का वैल्यू आप जानते हो कितना होता है, MV डिवाइडेड बाई QB शुड बी लेस इक्वल D। D को इधर ले आओ और B को उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा तुम्हारा MV बाई QD, MV बाई QD शुड बी लेस इक्वल व्हाट B, यानी कि B शुड बी ग्रेटर इक्वल दिस। और ध्यान से देखो Q बाई M का वैल्यू अगर S है तो M बाई Q का वैल्यू क्या लिख सकते हो, 1 बाई S। तो यहाँ से आप देखोगे आपको मिल जाएगा B शुड बी ग्रेटर इक्वल V डिवाइडेड बाई DS, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो है वो V बाई DS के बराबर या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। तो मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड आ गया V बाई DS या फिर V बाई SD, ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोल रहा है इक्वेशन ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव एट अ सर्टेन पॉइंट इन अ मीडियम आर गिवन बाय y1 इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस phi1, y2 इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस phi2। ध्यान से देखो दोनों में एम्पलीट्यूड सेम है, अगर आप ध्यान से देखो। बोल रहा है इफ एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ द रिजल्टेंट वेव फॉर्म बाय द सुपरपोजिशन ऑफ दिस टू वेव्स इज सेम। अच्छा, एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट का भी सेम है भाई। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला याद करो, a का वैल्यू क्या लिख सकते हो, a नेट अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi, फाई फेज डिफरेंस मान लेते हैं। बोला कि ये a के इक्वल है और बाकी दोनों a के इक्वल तो था ही पहले से, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये हो जाएगा 2a स्क्वायर cos phi। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो तो ये हो गया a स्क्वायर, और RHS में देखो 2a स्क्वायर कॉमन आ गया, तो 2a स्क्वायर कॉमन कर लोगे तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस cos phi
ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, 1 प्लस कॉस फाई, इसका वैल्यू आ गया हाफ, यानी कि cos फाई का वैल्यू आ गया कितना 1/2 माइनस 1 दैट इज -1/2, और अगर यहाँ से फाई का वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगा 2π/3 या फिर 120 डिग्री। सो फेज डिफरेंस विल बी 2π/3, φ1 माइनस φ2 का वैल्यू ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक एक्सप्रेशन आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। अच्छा ये वो वाला रिलेशन है, याद करो, E0/B0 इक्वल टू C, और C को लिखा करते हैं हम 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। बाकी ऑप्शंस देख लो कौन सा सही है। √μ0 एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आओ, तो E0 इंटू √μ0 एप्सिलॉन नॉट शुड बी इक्वल टू व्हाट, B0, तो E0 इंटू √μ0 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू B0, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल, कुछ करना ही नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है प्लेनो कन्वेक्स लेंस फिट्स एग्जैक्टली इनटू प्लेनो कॉन्केव लेंस। ध्यान देखना, प्लेनो कॉन्केव लेंस है, प्लेनो कॉन्केव ये वाला लेंस है। बोला कि इसमें एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एग्जैक्टली फिट हो गया है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ऐसा ये हो गया आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, एग्जैक्टली इसमें फिट हो चुका है, ये कहानी है। हाँ, प्लेन सरफेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। इफ द लेंसेस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस μ1 एंड μ2, बोला कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, and r is the radius of curvature of curved surfaces if the lenses of the lenses then focal length of combination। इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकालना है, तो दोनों का फोकल लेंथ अलग अलग लिख लो। इस वाले लेंस के लिए क्या लिखोगे, 1/f1 इक्वल टू μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1। इसका फर्स्ट सरफेस देखो प्लेन है, तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस 1/r2 का वैल्यू लिखोगे तो क्या लिखोगे, अगर रे इंसिडेंट इधर से मानते हो तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये इसका कर्व सरफेस का रेडियस r दिया हुआ है, तो ये बन जाएगा -r। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/f1 इक्वल टू कितना μ1 माइनस 1, और माइनस माइनस प्लस होके नीचे आ जाएगा r। सिमिलरली दूसरे वाले की बात करोगे तो 1/f2 इक्वल टू क्या लिखोगे, μ2 माइनस 1 इंटू 1/, इसके लिए देखो ये वैल्यू अगेन नेगेटिव आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो -r, और इसका r2 जो है वो प्लेन सरफेस है तो 1/∞ ये 0 हो जाएगा, और 1/f2 का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा μ2 माइनस 1 डिवाइड बाई -r। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कैसे लिखते हो, कॉम्बिनेशन का लिखते हैं हम 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, और इनको अगर दोनों को उठा के ऐड कर दो तो ये बन जाएगा μ1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r, यहाँ पे एक माइनस साइन है तो ये बनेगा माइनस ऑफ μ2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r, ठीक है। और अगर इसको उल्टा कर दोगे तो फोकल लेंथ का वैल्यू क्या आएगा, r ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा μ1 माइनस 1 माइनस μ2 प्लस 1, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, μ1 माइनस μ2, तो आपका आंसर आएगा r डिवाइडेड बाई μ1 माइनस μ2 के इक्वल r बाई μ1 माइनस μ2, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगेन सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बोल रहा है द वर्क डन टू रेज अ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू अ हाइट h, अर्थ सरफेस से h हाइट पे लेके जाना है, अर्थ सरफेस का रेडियस, अर्थ का रेडियस r मान लेते हैं, बोला कि यहाँ से h हाइट तक लेके जाना है विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। अच्छा यहाँ से r हाइट ऊपर लेके जाना है, यहाँ से यहाँ लेके जाना है, तो आपको बोल रहा है वर्क डन क्या होगा। वर्क डन क्या लिखते हैं अपन, वर्क डन हम लिखा करते हैं u फाइनल माइनस u इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बता दो सबसे पहले, जब ये यहाँ चला गया मास तो आप क्या लिखोगे, माइनस ऑफ, ग्रेविटेशन यूज कर रहे हैं, काइनेमेटिक्स का सवाल नहीं है, gm कैपिटल M डिवाइडेड बाई सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r कितना हो गया 2r, ये फाइनल एनर्जी, माइनस इनिशियल एनर्जी जब सरफेस पे था तो कितना लिखते, माइनस g कैपिटल M यानी कि अर्थ का मास स्मॉल m पार्टिकल का मास डिवाइडेड बाई सेंटर से डिस्टेंस इसका होता r। तो ध्यान से देखो तो दोनों से कॉमन आ गया gm डिवाइडेड बाई r, ये बाहर कर लो तो यहाँ बचा है -1/2, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 1 माइनस 1/2 इज 1/2, दैट इज वैल्यू कम्स टू gm कैपिटल M डिवाइड बाई 2r। और ध्यान से देखो आंसर जो है स्मॉल g के टर्म में दिया है, और स्मॉल g का वैल्यू होता है बच्चों g कैपिटल M अर्थ का मास डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो gm बाई r स्क्वायर चाहिए, एक r ऊपर दे दो, इसको स्क्वायर कर दो, तो gm बाई r स्क्वायर को स्मॉल g लिख दूं तो एक बचेगा स्मॉल m स्मॉल g ऊपर एक r डिवाइडेड बाई 2, तो आपका आंसर आ जाएगा mgr डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है इन द फिगर सीरीज LCR सर्किट इज कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 200 वोल्ट, ये दिया हुआ है, L का वैल्यू आपको दिया है 5 हेनरी है ये, और क्या गिवन है, कैपेसिटेंस 80 माइक्रोफैराड, रेजिस्टेंस 40 ओम, देन सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव द सर्किट इनटू रेजोनेंस। रेजोनेंस का फ्रीक्वेंसी निकालना है, रेजोनेंस का फ्रीक्वेंसी होता है बच्चों 1/2 पाई अंडर रूट में LC, अगर आपने रेजोनेंस पढ़ा है तो ये वैल्यू आता है, तो रख के देख लो 1/2 पाई अंडर रूट में L। इंडक्टेंस का वैल्यू कितना दिया है 5 हेनरी, और कैपेसिटेंस, रेजोनेंस में रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं होता है रेजोनेंस को अचीव करने में,
तो L आएगा और C आएगा। C है 80 माइक्रोफैरेड, तो 80 इंटू 10 पावर -6, तो देखो 80 इंटू 5 400 हो गया, तो 1/2 पाई, और 400 के लिए 20 बाहर आया, 10 पावर -6 बाहर आके बन जाएगा 10 पावर -3, ऊपर जाके बन गया 1000। और ध्यान से देखो तो ये 0 से ये 0 उड़ा, 2 2 4, 4 से जाएगा 25, तो ऊपर बच रहा है 25 और नीचे एक पाई दिख रहा है। 25 बाई हर्ट्ज शुड बी द आंसर, शुड बी द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो 25 बाई पाई आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट सिंपल सवाल बोल रहा है द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ टू न्यूक्लियाई p टू द पावर n एंड q टू द पावर n आर x जूल एंड y जूल रेस्पेक्टिवली, देन द एनर्जी रिलीज्ड इन द रिएक्शन। अच्छा ये रिएक्शन है, देखो तो एनर्जी रिलीज क्या लिखोगे, एनर्जी ऑफ रिएक्ट प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। Q का एनर्जी कितना दिया है y, और P का एनर्जी है x, तो यहाँ पे आ जाएगा y, और यहाँ पे 2 है देखो p पावर n, तो y माइनस x, दिस कम्स टू y माइनस ट्वाइस x, और ये वैल्यू आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एक ग्राफ दिया है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का कर्व दे रहा है। एन आइडियल गैस अंडरगोज साइक्लिक प्रोसेस ABC एज शोन इन द फिगर, टेम्परेचर वॉल्यूम कर्व फॉर द प्रोसेस, द रेशियो PV बाई PA। अच्छा यहाँ प्रेशर और यहाँ प्रेशर का रेशियो निकालना है, ठीक है बात। तो प्रेशर के पास बाद में चलते हैं, सबसे पहले टेम्परेचर के पास चलना चाहिए हमें। अच्छा प्रेशर देखो, ध्यान से देखो प्रोसेस AB को, अगर AB प्रोसेस पे आप नजर लगाओ तो देखो वॉल्यूम कांस्टेंट दिख रहा है, और अगर वॉल्यूम किसी प्रोसेस का कांस्टेंट होता है बच्चों, तो PV इक्वल टू nRT में हम बोल सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी कि अगर मुझे PB बाई PA का वैल्यू लिखना है तो मुझे लिखना होगा TB बाई TA का वैल्यू, यानी कि टेम्परेचर एट B और टेम्परेचर एट A पे रिलेशन निकालना होगा। अब B और A में रिलेशन निकालने के लिए काम करते हैं, इस वाले प्रोसेस को देखो सबसे पहले CA को, ठीक है। अगर CA प्रोसेस की मैं बात करूं CA की, तो C और A में देखो टेम्परेचर वॉल्यूम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो CA प्रोसेस की अगर बात की जाए तो टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और अगर ऐसा है तो मैं लिख सकता हूं TC बाई TA शुड बी इक्वल टू व्हाट VC बाई VA, है कि नहीं। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सो TC बाई TA शुड इक्वल टू VC बाई VA, और VC का वॉल्यूम देखो 2V0 है, और VA का वॉल्यूम देखो V0 है, तो ये वैल्यू आ गया 2V0 डिवाइडेड बाई V0, V0 से V0 शहीद हुआ। अब ध्यान से देखो BC को, ये वाले प्रोसेस को देखो, BC प्रोसेस को अगर आप देखते हो तो BC के लिए टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब जो C का टेम्परेचर वही B का टेम्परेचर, तो C के जगह पे मैं B लिख सकता हूँ। सो आई कैन राइट TB डिवाइडेड बाई TA शुड बी इक्वल टू 2, और ये वैल्यू उठा के अगर मैं यहाँ रख दूँ तो ये वैल्यू आ जाता है 2, यानी कि प्रेशर एट B डिवाइड बाई प्रेशर A शुड बी इक्वल टू 2। तो ऑप्शन नंबर देखो D पे आपका ऑप्शन नंबर 2 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, बोल रहा है अल्ट्रा वायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 280 नैनोमीटर इज यूज्ड इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विथ लिथियम ऑफ वर्क फंक्शन दिया हुआ है, फाई का वैल्यू ये रहा, ये फाई है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इफ एनोड वोल्टेज, अच्छा एनोड वोल्टेज भी लगा के रखा है, तो मैक्सिमम और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। सबसे पहले एनर्जी ऑफ फोटोन कितना हो जाता बच्चों, एनर्जी ऑफ फोटोन होता है बच्चों hc बाई लेमडा, और देखो अगर लेमडा नैनोमीटर में है तो ऊपर हम रख सकते हैं 1240 डिवाइडेड बाई लेमडा का वैल्यू दिया आपको 280, और ये वैल्यू आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये वैल्यू निकल के आता है कुछ मोटा मोटी 4.4 के आसपास आ रहा है ये वैल्यू, अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करके देख लेना, 4.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा कुछ। ये एनर्जी ऑफ फोटोन है, और वर्क फंक्शन आपको गिवन है, वर्क फंक्शन कितना गिवन है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम आइंस्टाइन का इक्वेशन यूज करें, कौन सा इक्वेशन, E इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का कितना आता है E माइनस 5, ठीक है। और अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो आपको ये वैल्यू मिलेगा 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास, यानी कि जो फोटोन एनर्जी लेके आ रहा था उससे इलेक्ट्रॉन को कितना मैक्सिमम एनर्जी मिल सकता था, 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन सवाल ये नहीं था, सवाल बोला था कि अगर 3 वोल्ट का बैटरी भी लगा दे साथ में, मतलब बैटरी क्या करेगा, और एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो मिनिमम बैटरी कितना एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मैक्सिमम अगर आपसे बोले अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हो सकता है, तो जितना पहले से था कितना था 1.92, और प्लस बैटरी के कॉरस्पॉन्डिंग कितना आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये वैल्यू आ जाएगा 4.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम। और मिनिमम कितना दे सकता है भाई, मिनिमम एनर्जी जितना बैटरी दे रहा है ये तो देगा ही देगा, वहां से पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रॉन निकले ना निकले, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ से ये बैटरी तो इतना मिनिमम सप्लाई करेगा ही, कितना करेगा मिनिमम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। सो मिनिमम एनर्जी विल बी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड मैक्सिमम एनर्जी विल बी 4.9, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है बात। मॉडर्न फिजिक्स से सवाल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सिंपल क्वेश्चन।
नेक्स्ट बोल रहा है द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स ऑफ अ बॉडी इज वेरीज विथ टाइम इज गिवन बाय, ये देखो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, आपको बोल रहा है हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू कम्स टू रेस्ट, रेस्ट में कब आएगा। पहले यहाँ से वेलोसिटी निकाल लो, वेलोसिटी क्या हो जाएगा dy बाई डी टी करोगे तो -2/3 इंटू टी स्क्वायर का हो गया 2t और 16t का हो गया 16, 2 का हो गया 0, तो ये वैल्यू आ रहा है v का कितना -4t/3 + 16, और रेस्ट पे लाने के लिए v को क्या पुट कर देते हैं 0, और v को 0 पुट कर दें तो -4t/3 + 16 = 0। यहाँ से t का वैल्यू निकालोगे, देखो 16 इंटू 3 48/4 दैट इज 12 सेकेंड, यानी कि 12 सेकेंड में पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे आ जाएगा, इसका वेलोसिटी 0 हो चुका होगा, तो 12 सेकेंड इज द आंसर। अगेन सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, A solid sphere is rotating in free space. If the radius of the sphere is increased, keeping mass same. देखो एक solid sphere है, ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, फ्री स्पेस में रोटेट कर रहा है, फ्री स्पेस में घूम रहा है, तो बोल रहा है इसका मास कांस्टेंट है, रेडियस अगर चेंज हो जाए, रेडियस अगर बढ़ने लग जाए, रेडियस अगर इंक्रीज होने लग जाए और मास इसका कांस्टेंट रहे तो किस किस चीज पे फर्क नहीं पड़ेगा। Which of the following will not be effective? कौन चेंज नहीं होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो चेंज हो जाएगा भाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का क्या होता है 2/5 mr²। मास सेम है लेकिन रेडियस तो बदल रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इसका इंक्रीज करेगा। एंगुलर मोमेंटम देखो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं अगर एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आप लगा सकते हो यहाँ पे, तो ये नहीं बदलेगा। एंगुलर वेलोसिटी बिल्कुल ओमेगा = v/r, ये भी चेंज होगा, ये आंसर नहीं है, कंफ्यूज ना हो। एंगुलर वेलोसिटी आंसर आपका ये है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी इफेक्टेड, किस पे फर्क नहीं पड़ेगा, और साथ में ऑप्शन दिया हुआ है क्या आपका ऑल ऑफ द अबव, नहीं ये भी गलत है, तो कौन सा इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एंगुलर मोमेंटम। सो आपका आंसर आ जाएगा कौन सा 13 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, एंगुलर मोमेंटम विल कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14, A ring starts from rest and acquires an angular speed of 10 रेडियर पर सेकंड। देखो रेस्ट से स्टार्ट हुआ यानी कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 था, फाइनल ये हो गया 2 सेकंड में, तो क्या लगा सकते हो ओमेगा = ओमेगा0 + अल्फा t, फाइनल हो गया 10, इनिशियल था 0, अल्फा टाइम का वैल्यू दिया है 2, यहाँ से एंगुलर एक्सेलरेशन निकल के आ गया 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया, ठीक। मास ऑफ द रिंग दिया है 500 ग्राम, रेडियस दिया हुआ है, तो टॉर्क ऑन द रिंग पूछ रहा है, टॉर्क = लगा दो क्या I अल्फा, I का वैल्यू रिंग के लिए क्या लिखते हो mr², मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा। मास दिया है रिंग का बच्चों 500 ग्राम यानी कि 1/2 kg, रेडियस है 20 सेंटीमीटर मतलब 1/5 मीटर, तो 1/25, और अल्फा का वैल्यू हमने निकाला है 5, 5 से गया 5, ये वैल्यू आ रहा है 1/10 यानी कि 0.1 न्यूटन मीटर के आसपास आएगा वैल्यू, 0.1 न्यूटन मीटर, ऑप्शन नंबर सी आपको दिखाई दे रहा है। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, टॉर्क से बोल रहा है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज वेयर वेरी एज 1/r³। बोला दो बॉडीज है m1 और m2, इनके बीच का सेपरेशन r है, और बोला फोर्स जो है वो हमने क्या पढ़ा था Gm1m2/r², बोला कि r² नहीं r³ है, r² की जगह अगर ये r³ होता तो आपसे पूछ रहा है द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट जो होता है अराउंड द सन वुड बी, तो टाइम पीरियड f को क्या लिख लो m⍵²r लिख लो, ठीक है, m⍵²r या फिर mv²/r लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, चलो m⍵²r लिख लो = Gm1m2/r³, सही है क्या। यहाँ से ध्यान से देखो तो ओमेगा² प्रोपोर्शनल आ गया किसके 1/r⁴ के, यानी कि ओमेगा प्रोपोर्शनल हो गया किसके 1/r² के, और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम पीरियड होता है 2π/ω, तो 1/ω करोगे तो ये प्रोपोर्शनल आ जाएगा बेसिकली किसके r² के, ठीक है, 1/ω, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका r² के प्रोपोर्शनल, ये रहा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है द डिस्प्लेसमेंट x इन सेंटीमीटर्स ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल वेरीज विथ टाइम, x का वैल्यू दिया है 2 cos 0.5 πt + π/3, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लो dx/dt से, dx/dt करोगे बच्चों बाहर 2 है और ये कोफिशिएंट बाहर आएगा 1/2 × पाई, 1/2 × पाई बाहर आ गया, कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -sin 0.5 πt + π/3, और एक्सेलरेशन चाहिए तो एक बार और निकाल लो, a = क्या dv/dt, ये 2 से 2 गया, फिर से 0.5 पाई बाहर आएगा यानी कि 1/2 पाई, तो बाहर कितना आ जाएगा वैल्यू, देखो एक तो पाई चल रहा है पाई, और अंदर से 1/2 पाई और आया, ठीक है, और बाकी ये साइन का हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ जो भी अंदर है सेम टू सेम, ये कहानी है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा पार्टिकल का, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ध्यान से देखो यही तो है, कितना π² / 2, तो π²/2 अगर कहीं आपको ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम SHM। क्वेश्चन नंबर 17 द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इन वोल्ट वेरीज विथ टाइम एज, V का वैल्यू दिया हुआ है देखो 5 + 4x², द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 2 × 10 पावर, ये चार्ज का वैल्यू है,
2 × 10⁻⁶ कूलम लोकेटेड एट x = 0.5। तो फोर्स के लिए आप एक काम करो, सबसे पहले यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। E = कितना -dB/dr, सिर्फ x में है तो -dB/dx। डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा -5 का हो गया 0 और 4x² का हो गया कितना 8x। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे निकाल लो जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं, किस पे 0.5 मीटर पे। तो x के जगह 0.5 रख दूं तो -8 × 0.5 मतलब 1/2। ये वैल्यू आ रहा है -4 न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। तो फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा QE। चार्ज कितना है भाई, निगेटिव चार्ज है देखो, तो यानी कि -2 × 10⁻⁶ और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया -4। इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ रहा है कुछ 8 × 10⁻�6 न्यूटन। तो ऐसा कुछ आंसर अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है बात, बहुत सिंपल सवाल है। आज तो आपको करके मजा आ गया होगा, मुझे जहां तक लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है इन द सर्किट सोन द सेल्स आर आइडियल ऑफ इक्वल ईएमएफ्स। दोनों का ईएमएफ मान लेते हैं E है ऐसा दिया हुआ है। द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज C, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर इज R, X इज फर्स्ट ज्वाइन टू Y देन Z। अच्छा, X को पहले Y के साथ ज्वाइन किया, देखना ध्यान से। जब x को y के साथ ज्वाइन करोगे तो इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ जाएगा भाई, देखो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा +CE और यहाँ चार्ज आ जाएगा -C। ठीक है, और इसका इनिशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, इसका इनिशियल एनर्जी हो जाएगा ½ CV² से ½ CE²। फिर बोला कि इसको यहाँ से हटाया, कनेक्टेड टू Z। अब इसको यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब जैसे Z से कनेक्ट करोगे इसको, देखो इधर, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा +CE और यहाँ पे चार्ज आ जाएगा -C। अब इनिशियल और फाइनल चार्ज को अगर कंपेयर करूं तो कहानी समझ में आती है। कैसे सर, कैसे कंपेयर करूं, आप ही बताओ। देखो ध्यान से, सिंपल चीज है, ये रेड ले लेते हैं। हाँ, यहाँ पे चार्ज पहले CE था, अब -CE था, मतलब यहाँ से चार्ज निकला है और कितना निकला है 2CE। फील करने की कोशिश करो, 2CE चार्ज निकला है। यहाँ -CE से +CE हो गया, मतलब इसको 2CE चार्ज मिला है। मतलब बैटरी से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, 2CE ये चार्ज फ्लो कर रहा है बैटरी से। तो वर्क डन ऑफ बैटरी कितना हो जाएगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या, E मान रहे हैं हम, तो चार्ज कितना हो गया 2CE इंटू E, ये वैल्यू आ रहा है कुछ 2CE² के। और फाइनल एनर्जी कैपेसिटर पे सेम ही रहेगा, तो फाइनल एनर्जी कितना हो गया भाई ½ CE²। तो बोल रहा है हीट कितना प्रोड्यूस हुआ, टोटल हीट प्रोड्यूस्ड। हीट का फॉर्मूला याद रख लो, दिमाग में बिठा लो, वर्क डन बाय बैटरी माइनस फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, मतलब चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर बेसिकली। ठीक है बात, तो वर्क डन हो गया कितने का 2CE² का, माइनस फाइनल एनर्जी हो गया ½ CE², इनिशियल एनर्जी हो गया ½ CE², और ये दोनों कैंसिल होके हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट आ जाएगा 2CE²। ये आंसर है आपका। अच्छा, इसको एनर्जी के टर्म में पूछा है, इक्वल टू द एनर्जी स्टोर्ड इन फाइनली स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ये फाइनल एनर्जी है, ध्यान से देखो, इसका 4 गुना है ये, यानी कि दिस इज 4 टाइम्स U फाइनल ऑफ कैपेसिटर, 4 टाइम्स द एनर्जी फाइनली स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है बात, अच्छा सवाल कैपेसिटर का, गुड क्वेश्चन। इन एन AC जनरेटर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज 2000, एरिया ऑफ कॉइल इज 0.1 मीटर स्क्वायर। उसके बाद रोटेटेड विथ एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF। याद करो कहानी को, सबसे पहले फ्लक्स लिखा करते हैं हम कितना, BA cos थीटा, नंबर ऑफ टर्न्स है तो NBA cos थीटा, थीटा मतलब ओमेगा T, अगर ओमेगा से घूम रहा है किसी टाइम T पे फ्लक्स, तो EMF क्या करते हैं -dϕ/dt, डिफरेंशिएट कर लो इसको, यानी कि माइनस ऑफ NBA, यहाँ से एक ओमेगा बाहर आएगा और cos का माइनस साइन, ये प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगा sin ओमेगा T। ये आ गया EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल एट एनी टाइम T। आपसे पूछा क्या है, द पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF, पीक वैल्यू ये रहा, ये एम्पलीट्यूड इसका, सो Emax विल बी NBA ओमेगा, n दिया है बच्चों 2000, मैग्नेटिक फील्ड है कितना, मैग्नेटिक फील्ड 0.2 यानी कि 2/10, एरिया कितना है 0.1 यानी कि 1/10, और ओमेगा है बच्चों कितना 200। 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ गया, वैल्यू देखो आ गया 222 यानी कि 8, और 3 जीरो ऊपर बचा हुआ है मतलब 8000 वोल्ट। ये मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF है। कहीं दिख रहा है आंसर, यस, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। बोल रहा है इन एन AC सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट I आर गिवन बाय V इक्वल टू 100 sin 100t एंड I इक्वल टू 100 sin 100t प्लस π/3। देख रहे हो करंट लीड कर रहा है, और कितने से लीड कर रहा है, π/3 से करंट लीड कर रहा है, मतलब कैसा सर्किट होगा, कैपेसिटिव सर्किट होगा, ध्यान रखना, हालांकि पूछा नहीं है बट स्टिल। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाला है, ये मिली एम्पियर में है, तो यूनिट गड़बड़ नहीं होना चाहिए। द बोल रहा है द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, पावर हम लिखा करते हैं बच्चों VRMS, IRMS, AC की बात करें और साथ में पावर फैक्टर दैट इज cos phi। देखो ये है V0, तो VRMS कितना हो जाएगा 100/√2
ये है I नॉट 100, अगेन IRMS आ गया 100 बाई रूट 2 इंटू cos 5 cos 60 का वैल्यू आ जाएगा 1/2। तो देखो ये 2 और ये 2 मिलके बन गया 4 से गया 25, ये मिली एम्पियर में था तो साथ में एक 10⁻³ भी आएगा, तो 3 0 तो ये खा जाएगा। समझ रहे हो बात को? ये हो गया 100/4 कितना 25 इंटू ये 100 और ये 10⁻³ कितना बचेगा 10⁻⁻1 दैट इज 2.5 वाट। तो ध्यान रहे यूनिट में गलती करोगे तो ये मिली एम्पियर इसलिए जानबूझ के दिया गया है, तो आंसर आ जाएगा 2.5 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है भाई? बोल रहा है द एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए एंड वन ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज सिल्वर्ड। देखना प्रिज्म है, बोला इसका एंगल ए है, एक सरफेस को सिल्वर कर दिया ऐसे। लाइट रेज फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ट्वाइस ए, एक सरफेस पे लाइट गिरा कितने एंगल पे ट्वाइस ए, ये वाला एंगल दिया हुआ है। ऑन द फर्स्ट सरफेस रिटर्न बैक थ्रू द सेम पाथ आफ्टर सफरिंग रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सेकंड, यानी कि सिल्वर्ड सरफेस, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। बोला कि यहाँ से गया और ऑब्वियस सी बात है जाके यहाँ पे परपेंडिकुलर टकराया होगा और परपेंडिकुलर टकरा के उसी रास्ते वापस आ गया। तो बोला इसका म्यू कितना होगा? इस एंगल को R1 बोलते थे और जैसे ही परपेंडिकुलर गया देखो दूसरे वाले सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि R2 0 हो जाएगा, और हम जानते हैं कि R1 प्लस R2 क्या होता है A, तो अगर R2 0 है तो R1 का वैल्यू A हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट सरफेस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू आ गया कितना A के बराबर। अब क्या करो स्नेल्स लॉ लगा दो। स्नेल्स लॉ कैसे लगाए सर? ये वाले सरफेस पे बाहर एयर है तो 1 इंटू साइन ट्वाइस A इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1। तो साइन ट्वाइस A को लिख सकते हैं हम कितना 2 साइन A इंटू कॉस A इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1 इज A दैट इज साइन A। आप देखोगे साइन A से साइन A स्वाहा हो गया और म्यू का वैल्यू आपको दिख रहा है 2 cos A, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज 2 cos A, और आंसर आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में 2 cos A। सही है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ थीटा विथ हॉरिजॉन्टल विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ u। अच्छा जी, बोल रहा है कि यहाँ से ग्राउंड से कितने एंगल पे फेंक दिया? u से कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। बहुत बढ़िया सर। टाइम आफ्टर विच द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा इसका पाथ कैसा होगा बच्चों? ऐसा। तो बोला कि मान लो किसी पॉइंट पे आके पार्टिकल का वेलोसिटी ऐसा हो गया v, और जब ऐसा हुआ तो वो बोल रहा है कि ये वेलोसिटी अगर इस u के परपेंडिकुलर हो जाए, इमेजिन करो ये वाला सवाल, ये u और v आपस में क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो बोला टाइम कितना लगेगा? देखो u का वैल्यू सबसे पहले लिखो। u का वैल्यू क्या लिखोगे आप? अगर इसको कंपोनेंट में तोड़ लेते हो तो आप लिख सकते हो u cos थीटा इंटू आई कैप प्लस u sin थीटा इंटू जे कैप। v में देखो एक चीज फिक्स रहेगा क्या? इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना रहेगा? ये आज भी v cos थीटा। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालोगे? इसमें इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना था? u sin थीटा। तो फॉर्मूला लगा दो v इक्वल टू u प्लस at। तो ये वाला कंपोनेंट इसका कितना आ जाएगा? इसका ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा बच्चों, ये वाला कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा u sin थीटा, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था तो माइनस मान लो टाइम लगा t, v इक्वल टू u प्लस at से u sin थीटा माइनस dt। तो उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी वेक्टर उसका हो जाएगा कितना हो जाएगा? v cos थीटा इंटू आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt इंटू जे कैप होगा। और दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कर दो? 0। u डॉट v शुड बी 0, और u डॉट v अगर 0 करते हो तो देखो कितना आ जाएगा? ये v cos थीटा नहीं, सॉरी u cos थीटा ही है। हाँ ये तो सेम रहता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो u cos थीटा हो गया u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सही है। और यहाँ देखो u sin थीटा से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और फिर इसको इसके साथ करोगे तो माइनस u sin थीटा इंटू जी टी शुड बी इक्वल टू 0। u स्क्वायर कॉमन करोगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया, यानी कि u स्क्वायर और इसको RHS भेज दोगे तो u sin थीटा इंटू जी टी, u से एक u चला जाएगा, यहाँ से टाइम का वैल्यू निकल के आ जाएगा u बाई कितना? g sin थीटा। और अगर ऑप्शंस की तलाश करो तो u बाई जी साइन थीटा आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बहुत ही पॉपुलर सवाल है, जेई का पूछा हुआ सवाल है, नीट में पूछा जा सकता है ऐसा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 अ ब्लॉक ऑफ मास 15 kg, इसका मास दिया है बच्चों 15 kg, इज रेस्टिंग ऑन सरफेस, रफ सरफेस दिया हुआ है। द ब्लॉक इज टाइड टू अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग, वो भी गिवन है, टेंशन दिया है उसका 50 न्यूटन, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द कांटेक्ट। अच्छा म्यू का वैल्यू निकालना है। ध्यान से देखो ये टेंशन है, इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं, एक इधर, ठीक है, ये एंगल 45 है तो ये भी 45 रहा होगा, तो t cos थीटा ये बन जाएगा t बाई रूट 2, और एक कंपोनेंट आएगा इधर, ठीक है, एक इधर एक इधर, तो यहाँ भी आ जाएगा कितना? t बाई रूट 2। और क्या क्या करें? mg के भी कंपोनेंट कर लेते हैं। ये mg था, mg मतलब कितना हो गया? 15 इंटू 10 150। चलो mg लिखता हूँ फिलहाल। तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा mg बाई रूट 2, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ये भी कितना आएगा? mg बाई रूट 2। चूंकि सारा एंगल क्या है? 45 डिग्री है। अब क्या बच गया? मान लो इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा,
इसको मान लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स F, और इधर मान लेते हैं हम कौन, नॉर्मल। ये हो गया अपना नॉर्मल। तो चलो भाई फोर्सेस बैलेंस करो। सबसे पहले देखो नॉर्मल किसके इक्वल आ जाएगा। नॉर्मल का वैल्यू यहाँ पे अपोजिट में दो फोर्स है, T/√2 प्लस mg/√2। वैल्यू रखो जरा। तो नॉर्मल का वैल्यू आ गया, टेंशन दिया है आपको 50 न्यूटन का, तो 50/√2 और mg करोगे तो 15 × 10 150/√2। तो 150/√2 प्लस 50/√2 दैट इज 200 डिवाइड बाई √2, इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़ो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो, ऊपर लग रहा है T/√2 और फ्रिक्शन, T/√2 प्लस फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू, नीचे की तरफ लग रहा है mg/√2। सही है। यहाँ से फ्रिक्शन का वैल्यू आ जाएगा, mg कितना हो गया 150/√2 माइनस टेंशन कितना था 50/√2, तो ये वैल्यू आ रहा है कितना 100/√2। और फ्रिक्शन को क्या लिखोगे, म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल का वैल्यू ये रहा कितना 200 डिवाइड बाई √2 शुड बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई √2। √2 से √2 सही हुआ, 100 से गया 200, म्यू का वैल्यू एक 2 बच जाएगा, तो 1/2 RHS में जाके फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज 0.5 या फिर 1/2, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल फोर्स बैलेंस करने वाले सवाल 24। A particle is acted upon by a force of constant magnitude which is always perpendicular to the velocity। देखो फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ये वेलोसिटी और फोर्स इस पे लग रहा है, ये इधर हमेशा इसके परपेंडिकुलर है। तो हम जानते हैं क्या होने वाला है, ये पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे घुमाने वाला है इन अ प्लेन, है कि नहीं। जैसे कि मैग्नेटिज्म वगैरह में घूमता है पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल टेक्स प्लेस इन अ पैरेलल प्लेन, इट फॉलोज दैट इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। नहीं, वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होगा। इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, गलत। काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, बिल्कुल, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा मतलब इसका स्पीड कांस्टेंट होगा, और स्पीड कांस्टेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा। सही बात। इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, गलत। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सिंपल सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ पार्टिकल मोमेंटम एंड एसोसिएटेड। अच्छा, ये तो वो है लैम्डा इक्वल टू h/p, ये तो जानते हो। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कर्व बनेगा भाई p और लैम्डा के बीच में, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ये तो सबने कर लिया होगा, बहुत सिंपल सवाल। क्वेश्चन नंबर 26। द वेलोसिटी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम अ मेटालिक सरफेस इज डबल्ड व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डबल। ध्यान से सुनना कहानी को। हम जानते हैं E का वैल्यू होता है क्या, E का वैल्यू होता है, बोलो बोलो, 5 + ke। यानी कि काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखा जा सकता है, E - 5, और E का मतलब h न्यू, फोटोन का एनर्जी -5, और काइनेटिक एनर्जी बेसिकली ½ mv² इक्वल टू h न्यू -5। ये ओरिजिनल आइंस्टाइन का इक्वेशन। अब देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं। बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है, वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन का, वो डबल हो गया कब, जब फ्रीक्वेंसी को हमने डबल कर दिया। जब फ्रीक्वेंसी को डबल किया तो वेलोसिटी डबल हो गया। तो वर्क फंक्शन पूछ रहे हैं, यानी कि अगर इनिशियल वेलोसिटी ½ mv1 था, ठीक है, तब एनर्जी क्या था, h न्यू1 -5 था। और जब ½ mv2 हो गया, और v2 का वैल्यू कितना हो गया 2v1, कितना हो गया v2 का वैल्यू 2v1 इसका स्क्वायर इक्वल टू, तब ये हो गया 2 टाइम्स, यानी कि ये बन गया 2h न्यू -5। ये कहानी है। कुछ मत करो, दोनों को डिवाइड कर दो। तो ध्यान से देखो, बाकी सब तो कैंसिल, v1² 4v1², यहाँ बचा 1/4। सही है, सही लिख रहा हूँ ना, यस। और इधर देखो, यहाँ पे आ गया h न्यू1 -5 डिवाइडेड बाई 2h न्यू1 -5, ऐसा कुछ वैल्यू आएगा। न्यू1 को न्यू बोल रहे हो, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है न्यू, ठीक है, न्यू ले लो, इसको इधर ले आओ। तो इधर आके बन गया 2h न्यू -5 इक्वल टू 4h न्यू -5। इसको इधर भेजो, इसको इधर ले आओ, 4h न्यू -45। तो 4 इधर आया, 4 -5 हो गया कितना 3 इक्वल टू 4h न्यू -2h न्यू कितना हो गया 2h न्यू। तो यहाँ से देखोगे 5 का वैल्यू आ गया 2h न्यू डिवाइडेड बाई 3। दिस इज द वर्क फंक्शन, 2h न्यू डिवाइडेड बाई 3, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सवाल मॉडर्न फिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। इन द सर्किट shown in figure the cells E1 and E2 have EMF 4 वोल्ट एंड 8 वोल्ट दिख रहा है। देखो दोनों अपोज कर रहा है एक दूसरे को, ध्यान रखना। मतलब ये डोमिनेट करेगा तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, ये करंट का डायरेक्शन होगा, ध्यान रहे। इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.51 रेस्पेक्टिवली, देन पोटेंशियल डिफरेंस PD फॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस E1 एंड E2। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, ध्यान दे कहानी को। सिंपल है। सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं सर्किट का। R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, ये 3 और 6 का हो गया 2 और 4.5 हो गया 6.5, 6.5 और 0.5 हो गया 7 और 1 कितना हो गया 8 ओम का रेजिस्टेंस है। तो नेट करंट बैटरी से कितना निकल के आ जाएगा, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो 8 - 4 हो गया कितना 4 डिवाइडेड बाई 8, यानी कि ये वैल्यू आ गया 1/2 एम्पियर का करंट चला सर्किट में। अब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मतलब टर्मिनल वोल्टेज की बात कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो, अगर इसमें देखोगे तो बैटरी से करंट जा रहा है, यानी कि दिस इज चार्जिंग ऑफ केस, चार्जिंग ऑफ बैटरी, और ये देखो डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी है। तो दोनों केस में टर्मिनल वोल्टेज लिख रहा हूं मैं। तो जब चार्जिंग का केस होता है तो क्या लिखते हैं हम, E1 + IR, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो भी है। E1 का वैल्यू कितना था 4
प्लस करंट कितना है 1/2, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका कितना है 1/2, तो 4 प्लस 1/4 दैट इज 4.25 वोल्ट आएगा ये। और अगर इसके अक्रॉस V2 मान लूँ तो ये डिस्चार्जिंग ऑफ केस है, तो ये इसको लिखूंगा मैं E2 माइनस IR। तो E2 का वैल्यू दिया है 8 माइनस करंट हो गया 1/2 और इसका रेजिस्टेंस है 1, यानी कि 8 माइनस 0.5 7.5 वोल्ट। तो एक के अक्रॉस आएगा 4.25 और एक के अक्रॉस आएगा 4.25 और 7.5, ऑप्शन नंबर सी। तो अच्छा सवाल, करंट इलेक्ट्रिसिटी से काफ़ी बढ़िया। इससे पता लगा कि टर्मिनल वोल्टेज किसी सेल के अक्रॉस जो होता है वो ईएमएफ से कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। कम किस में होता है, डिस्चार्जिंग के केस में, और ज़्यादा किस में होता है, चार्जिंग के केस में। ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इन द गिवन फिगर व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, यहाँ पे कोई करंट नहीं जा रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम, यहाँ से कितना करंट जा रहा है, तो मान लो यहाँ से करंट गया I1 और यहाँ से करंट गया I2, यही I2 इधर जाएगा और यही I1 इधर जाएगा, मतलब ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो ऊपर हो गया 10 और नीचे हो गया कितना 25। तो I1 इज टू I2 पैरेलल में कैसे डिवाइड करते हो भाई, पैरेलल में डिवाइड करते हैं 1/R1 इज टू 1/R2, तो 1/10 इज टू 1/25 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो 50 से दोनों को, तो ये आ जाएगा 5:2। मुझे I2 निकालना है, तो I2 का वैल्यू कैसे लिखोगे, I2 के सामने रेशियो कितना आ रहा है 2 डिवाइडेड बाय दोनों को ऐड करो 7 मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट कितना है 2.1, 7 से गया कितना 0.3, 0.3 इंटू 2 कितना हो गया 0.6 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है इस वाले ब्रांच से। तो 0.6 एम्पियर आपको दिख रहा है कहीं, यस, ऑप्शन नंबर बी, सही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg हैज एन इनिशियल स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, force acting on it for some time in the direction of motion, the force time graph is shown in the figure, the final speed of the body। अच्छा, force time graph का एरिया क्या देता है, सबसे पहले ये बता दो। हमने पढ़ा है F इक्वल टू dp/dt, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, तो यानी कि dp का वैल्यू कितना है FDT, और बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो तो ये डेल्टा p हो गया, चेंज इन मोमेंटम, और ये क्या हो गया, एरिया हो गया। तो एरिया अगर निकाल लें तो मोमेंटम का चेंज आ जाएगा, तो एरिया निकाल लेते हैं पहले। देखो इसका एरिया कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाले ट्रायंगल का एरिया अगर बात करूँ तो हाफ इंटू बेस हो गया 2 इंटू हाइट कितना हो गया 4, यानी कि ये वैल्यू हो गया 4, ये वाला एरिया। ये देखो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, ये हो गया कितना 2 और ये हो गया 4, 2 और 4 हो गया 8, ये वाला एरिया आ गया। आगे बढ़ो, ये देखो फिर से ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस कितना हो गया, हाफ इंटू बेस हो गया इसका कितना 4 से 4.5 गया ना 1/2 इंटू हाइट कितना है ये 4 माइनस 2.5, 4 माइनस 2.5 इज 1.5 ना, तो 1.5 मतलब 3/2, तो ये वैल्यू आ गया कुछ तुम्हारा 3/8 के आसपास, ये 3/8। और ये फिर से रेक्टेंगल है, तो ये हो गया कितना 1/2 और ये हो गया कितना 5/2, 1/2 और 5/2 मिलके कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 5/2, ये आएगा 5/4 ये वैल्यू। और ये एरिया फिर से देखो 4.5 से 6.5, यानी कि ये हो गया वैल्यू कितना 2 और ये हो गया 2.5 यानी कि 5/2, 2 इंटू 5/2 ये वैल्यू आ गया 5। इन सारे एरिया को क्या करो, ऐड कर दो। ठीक है, सारे एरिया को ऐड करोगे, देखो 8 प्लस 4 हो गया 12, 12 प्लस 5 हो गया 17, तो डेल्टा पी का वैल्यू क्या लिखोगे आप 17 प्लस, और ये कितना आ गया 3/8 प्लस 5/4, 3/8 प्लस 5/4 कितना होता है भाई, ऐड कर लूँ मैं पहले, 3/8 प्लस 5/4, दोनों से 1/4 कॉमन कर लूँ तो अंदर आएगा 3/2 प्लस 5, यानी कि 1/4 इंटू ये हो गया 10 प्लस 3 13/2, 10 प्लस 3 यानी कि यह वैल्यू आ रहा है 13/8, 13/8 का मतलब हो गया 1 पॉइंट कितना 5 ना 50, 1.6 के आसपास आ रहा है, तो 17 प्लस 1.6 ये वैल्यू आ रहा है आपका 18.6, ये टोटल एरिया। और टोटल एरिया मतलब चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, इक्वल टू 18.6, तो फी फाइनल कितना आ जाएगा 18.6 प्लस इनिशियल मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी, मास दिया है 2 और इनिशियल दिया था 5 वेलोसिटीज का, तो 2 इंटू 5 ये हो गया 10, 10 प्लस 18.6 हो गया कितना 28.6, और फाइनल मोमेंटम को फिर से लिखूंगा मास इंटू वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा 28.6 डिवाइडेड बाय इसका मास कितना है 2, तो ये वैल्यू आ रहा है कुछ 14.3 के आसपास, फाइनल वेलोसिटी 14.31, देखो यहाँ पे आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़िया सवाल, ग्राफ का बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन। नेक्स्ट 30, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी इज थीटा एंड द रिजल्टेंट मेक्स एंगल थीटा बाई 2 विथ ए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, ए इक्वल टू बी आएगा इसका आंसर। ठीक है, ए इक्वल टू बी कैसे आएगा, चलो देख लेते हैं। बोला कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल थीटा है, और जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वो ए के साथ थीटा बाई 2 बना रहा है, तो यहाँ थीटा बाई 2 तो यहाँ भी थीटा बाई 2, मतलब रिजल्टेंट अगर बीच से पास हो रहा है मतलब दोनों वेक्टर बराबर होगा। चाहो तो ऐसे कर लो, या फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है वेक्टर लगाओ, मैथमेटिक्स थोड़ा सा लगाओ, बी को उठा के यहाँ शिफ्ट कर लो, ये हो गया वेक्टर बी। ठीक है,
यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दो, ये एंगल हो गया थीटा। ठीक है बात। अब ये थीटा बाई 2 एंगल है, तो इस वाले ट्रायंगल में क्या लिख सकते हो, tan थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये b है तो b cos, ये हो गया b sin, तो b sin थीटा डिवाइडेड बाई बेस ये वाला, यानी कि a प्लस b cos थीटा। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा मुझे जहाँ तक लगता है। tan थीटा बाई 2 को लिख लो आप कितना, sin थीटा बाई 2 डिवाइड बाई cos थीटा बाई 2, और ये हो गया b इंटू साइन थीटा को हमने लिखा 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा। ठीक है, साइन थीटा बाई 2 से ये साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले आओगे तो ये बन जाएगा इधर आके a प्लस b cos थीटा। cos थीटा को मैं लिख रहा हूँ कितना, 2 cos, क्योंकि सब हाफ एंगल में चल रहा है तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और ये इधर जाके बन गया b इंटू cos थीटा मिलके बन गया कितना, एक 2 भी है वहाँ पे, देखो साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हुआ है, एक 2 बचा हुआ है, और cos थीटा बाई 2 2b, ये बन गया cos स्क्वायर थीटा बाई 2। सही है। अब देखो ये 2b cos स्क्वायर थीटा बाई 2 कैंसिल हो रहा है, a प्लस 2b cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस b इक्वल टू 2b cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा टर्म, और a इक्वल टू आपको मिल जाएगा b, जो कि हमें एक लाइन में दिख रहा था, यहाँ से दिख रहा था डायरेक्टली, तो डायरेक्टली टिक करना बिल्कुल कोई बुरी बात नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, द पोजीशन ऑफ अ बॉडी along x एक्सिस डिपेंड्स ऑन टाइम एज, ये दिया होगा देखो, रूट x इक्वल टू t प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हो, x इक्वल टू क्या लिख सकते हो, t प्लस 1 होल स्क्वायर, x बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया मैंने। तो बोल रहा है देन स्पीड ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज विथ टाइम डिक्रीजेज विथ टाइम, डी स्पीड मतलब dx बाई dt, यानी कि v का वैल्यू देखो ध्यान से आ जाएगा 2 इंटू टी प्लस 1, डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो यानी कि 2t प्लस 2, और ध्यान से देखो ये वैल्यू टाइम के साथ, क्योंकि टाइम निगेटिव होता नहीं है तो टाइम का वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाओगे, ये वैल्यू बढ़ता जाएगा, मतलब वेलोसिटी जो है इसका टाइम के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, या फिर इसका ग्राफ बना के भी देख सकते हो, पैराबोलिक करवाएगा इसका, सो इंक्रीजेज विथ टाइम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, देखो जी, बोल रहा है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, द वेरिएशन ऑफ इट्स एक्सेलरेशन विथ टाइम इज एज शोन इन फिगर। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, सबसे पहले बताओ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है बच्चों dv बाई dt, तो dv इक्वल टू adt, dv इक्वल टू adt करोगे, इंटीग्रेट करोगे बोल तो ये आ जाता है डेल्टा v इक्वल टू एरिया, मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो वैल्यू है, जो एरिया है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, वो चेंज इन वेलोसिटी देता है। ऑप्शन पढ़ रहे हैं, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे। ठीक है, पहला बोल रहा है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 8 सेकंड, t इक्वल टू 8 सेकंड मतलब यहाँ तक, तो ये वाला एरिया निकाल लो सबसे पहले, तो ये वाला एरिया निकालो, कितना आएगा, इसका एरिया हो गया तुम्हारा 4 इंटू 5, ये हो गया 20, और ये एरिया हो गया तुम्हारा 4 इंटू 2 8। देखो यहाँ से यहाँ तक एरिया 28 है, तो मैं बात कर रहा हूँ कहाँ तक, 8 सेकंड की, t इक्वल टू 8 सेकंड की अगर बात करें तो एरिया कितना आ गया, डेल्टा v मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल शुड बी इक्वल टू एरिया कितना है 28, और स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट था यानी कि इनिशियल 0 था, यानी कि v फाइनल कितना होगा 28, यानी कि t इक्वल टू 8 सेकंड पे वेलोसिटी कितना होना चाहिए 28 मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन 1 इज करेक्ट। फिर बोल रहा है वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट t इक्वल टू 8 सेकंड, ऑब्वियस सी बात है, देखो यहाँ तक तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, लेकिन इसके बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, मतलब रिटार्डेशन स्टार्ट हो चुका है, रिटार्डेशन स्टार्ट हुआ मतलब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, स्पीड उसका क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम यहीं पे मिलेगा t इक्वल टू 8 पे, सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। उसके बाद देखो एक्सेलरेशन हो गया नेगेटिव -2, वही बोल रहा है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 12 सेकंड, यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, तो 8 से 12 एक बार इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, 8 से 12, 8 टू 12 सेकंड की अगर बात करें, मैं क्या फॉर्मूला लगा रहा हूँ, v इक्वल टू u प्लस 80, देखना ध्यान से, इनिशियल वेलोसिटी तब पार्टिकल का वेलोसिटी एक्चुअली में 28 था, एक्सेलरेशन नेगेटिव -2 हो गया, और टाइम 8 से 12 जाने में कितना लगा है 4, तो 28 माइनस 8 कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि 12 सेकंड के एंड में उसका वेलोसिटी कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड, जो कि ये भी सही बोल रहा है, मतलब चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब ऑल ऑफ एबव, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बात। नेक्स्ट आपको बोल रहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इन द सर्किट शोन इन द फिगर। अच्छा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए देखो, जब आइडियल कैपेसिटर की अगर बात करें तो अगर t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, यानी कि बहुत टाइम के लिए कैपेसिटर को हम सर्किट में कनेक्ट करके छोड़ दें तो ये ओपन सर्किट जैसा बिहेव कर रहा है, ये कैपेसिटर सर्किट में काउंट ही नहीं होगा। तो सर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालें? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना मतलब इसके दोनों एंड देखो, एक ए है और एक सी है, तो एक बार ए से सी तक चले जाएंगे। ए से सी तक जाने के लिए पहले बाकी सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं, बाकी सर्किट को सॉल्व करें, आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। देखो इसको भूल जाओ, ये मान लो यहाँ है ही नहीं मार्केट में, 3 और 1 सीरीज में 4 आ जाएगा, 4 और 4 पैरेलल में 2 आ जाएगा, 2 और 6 8 आ जाएगा, 8 और 1 कितना 9 आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा 9 ओम। तो मेन करंट बैटरी से कितना निकला, देखो 9 वोल्ट का बैटरी था तो करंट का वैल्यू निकला 9/9 यानी कि 1 एम्पियर। थोड़ा सा करंट डिस्ट्रीब्यूट कर ले, यहाँ से 1 एम्पियर चला, 1 एम्पियर। अब देखो ध्यान से, यहाँ भी तो 1 ही जाएगा, यहाँ भी 1 है,
लेकिन ये 1 एम्पियर यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड होगा, नीचे 4 है ऊपर भी 4 है, मतलब आधा आधा, इधर 1/2 एम्पियर और इधर गया 1/2 एम्पियर। मुझे ए से सी तक जाना है, क्योंकि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, वही कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ए से सी जा रहा हूँ मैं क्या लिखा, VA, आगे बढ़ा करंट के डायरेक्शन में -IR यानी कि 6 × 1, इधर गया फिर करंट की डायरेक्शन में -IR 1/2 × 1 -VC = 0। तो यहाँ से आपको देखो मिल जाएगा VA - VC = 6 और ये 1/2 दोनों RHS जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 6.5 वोल्ट। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट, दैट इज 6.5 वोल्ट। आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है। 34. Two coils A and B having turns 300 and 600 respectively are placed near each other. On passing a current of 3 ampere in A, the flux linked with A is this. अच्छा देखो ये टोटल फ्लक्स गिवन है ना, नंबर ऑफ टर्न्स दिया था लेकिन फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न नहीं बोला है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एंड विथ B इट इज 9, B के साथ ये फ्लक्स जा रहा है। म्यूचुअल इंडक्टेंस याद करो बच्चों, होता है M = phi/I। अब इसमें ध्यान रखना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है, करंट एक लूप में पास करता है, फ्लक्स किसी और लूप से चेंज होता है। ठीक है, तो अगर तुम करंट A का ले रहे हो तो फ्लक्स B का लोगे, करंट अगर B का ले रहे हो तो फ्लक्स A का लोगे। अब चूंकि करंट किस में दिया है, करंट आपको दिया है 3 एम्पियर इन A, तो अगर करंट आप A का ले रहे हो तो फ्लक्स किसका लेना है, B का लेना है। और B का फ्लक्स ये रहा बच्चों, कितना है B का फ्लक्स, विथ B इट इज 9 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई A में करंट कितना है 3 एम्पियर, तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना 3 × 10⁻⁵, और ये यूनिट होता है इसका हेनरी। L हो चाहे M हो, सेल्फ इंडक्टेंस या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस, यूनिट इज हेनरी। सो आंसर इज 3 × 10⁻⁵ हेनरी। ठीक है। नेक्स्ट 35. In Young's double slit experiment, the intensity on the screen at a point where path difference is lambda. याद करो I का फॉर्मूला क्या होता है, I होता है तुम्हारा 2I0 × 1 + cos phi या फिर 4I0 cos square θ/2, ऐसे भी लिख सकते हो। तो बोला कि जब इंटेंसिटी K है वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, एक बार पाथ डिफरेंस वाला फॉर्मूला याद करो, क्या लिखते थे हम, डेल्टा फाई = 2π/λ × Δx, ये लिखते थे। ये पाथ डिफरेंस हो गया, ये फेज डिफरेंस हो गया। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, यहाँ से डेल्टा फाई को मैं फाई बोल रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, फाई = कितना 2π/λ × पाथ डिफरेंस कितना था उस टाइम पे इनिशियली लैम्डा, तो डेल्टा एक्स की जगह पे लैम्डा आया, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, फाई का वैल्यू कितना आ गया 2π, तो फाई का वैल्यू यहाँ 2π रख दो, उसको इंटेंसिटी I1 बोल देता हूँ मैं, तो ये बन जाएगा 2I0 × 1 + cos 2π, cos 2π होता है 1, 1 + 1 2, 2 × 2 हो गया 4I0, ये वैल्यू आ रहा है 4I0 एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटेंसिटी इज K, यानी कि इसका वैल्यू K के इक्वल है। ध्यान रखना, इसको यूज करेंगे थोड़ी देर बाद। नेक्स्ट बोला कि जब पाथ डिफरेंस ये हो गया λ/4, अब यहाँ पे λ/4 रखो फाई की जगह पे, सॉरी डेल्टा एक्स की जगह पे, तो फाई = क्या आ गया 2π/λ × यहाँ पे आया λ/4, ये कैंसिल हुआ, ये वैल्यू आ रहा है देखो π/2। और अब अगर इंटेंसिटी I2 बोल दूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखने वाला हूँ 2I0 × 1 + cos, फाई की जगह पे आ गया π/2, cos π/2 0 हो जाएगा, ये वैल्यू बन रहा है 2I0। ठीक है, अब इसको K के टर्म में चेंज करो, I0 का वैल्यू कितना है K/4, यहाँ उठा के रख दो, तो 2 × K/4, ये वैल्यू आ रहा है कितना K/2 के इक्वल, यानी कि अब इंटेंसिटी उस पॉइंट पे कितना हो जाएगा K/2, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट बोल रहा है एन इंडक्शन कॉइल हैज एन इम्पीडेंस ऑफ 10 ओम, when an AC signal of frequency 1000 Hz is applied to the coil, the voltage leads the current by 45 डिग्री, फाई दिया हुआ है, इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल क्या होगा। ठीक है, आइए हम फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया है यहाँ, सबसे पहले ओमेगा निकाल लो, ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 2πf, यानी कि 2π × 1000 दैट इज 2000 पाई, ये ओमेगा आ गया। इम्पीडेंस दिया हुआ है 10 ओम। अच्छा कॉइल है, कॉइल जब भी आए, कॉइल में इंपीडेंस भी होता है, रेजिस्टेंस भी होता है, ध्यान रखें इस बात का। तो अगर आपको इंपीडेंस दिया है 10 ओम, मतलब ये R भी है, इसमें L भी है, तो एक काम करना है, हमें निकालना है XL का वैल्यू। कैसे निकालोगे, सबसे पहले देखो हम लगा रहे हैं, इसका यूज करते हैं cos phi या फिर 10 phi लगा लेते हैं। 10 phi का वैल्यू क्या होता है इस केस में, 10 phi हो जाता है कितना XL/R। ये बेसिकली कैसा बिहेव कर रहा है, एक RL सर्किट जैसा बिहेव कर रहा है, एक रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टेंस है आपके सामने। ठीक है, तो 10 phi XL/R 545 था, तो ये 1 बन गया, 1 = XL डिवाइडेड बाई R, XL/R। ठीक है, तो XL का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, R के इक्वल आ गया। अब XL R के इक्वल आ गया, अब Z का वैल्यू लिखो, Z क्या लिखोगे, √R² + XL², सही है बात। और Z जो है आपको दिया हुआ है, टोटल इंपीडेंस दिया हुआ है कितना 10 ओम का, तो ये हो गया 10 = ये ध्यान से देखो दोनों बराबर है, यानी कि ये R², तो ये भी लिख सकता हूँ R², सही है, तो ये बन गया √2R, तो 10 वैल्यू आ गया √2R, मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया कितना 10/√2 या फिर 5√2।
और अगर रेजिस्टेंस 5√2 आ रहा है तो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस मतलब दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है, इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस। तो अगर रेजिस्टेंस 5√2 है तो मैं बोल सकता हूं कि एक्सएल का वैल्यू भी 5√2 होगा, एंड एक्सएल इज बेसिकली व्हाट, ओमेगा एल इज इक्वल टू 5√2। सो वी हैव टू फाइंड द इंडक्टेंस, और अगर आप इंडक्टेंस का वैल्यू अगर आप देखते हो तो आपको मिलने वाला है 5√2 डिवाइडेड बाई ओमेगा, और ओमेगा हमने निकाल के रखा है कितना, 2000 पाई। अब इसको देख लो कितना आ रहा है वैल्यू, ये 2000 पाई से डिवाइड कर दूं, 5 से गया कितना, ये आ गया 400 आ रहा है, तो ये वैल्यू आ रहा है कुछ √2 डिवाइड बाई 400 पाई। कहीं दिख रहा है क्या, 1 बाई, एक काम कर सकते हो इसको थोड़ा और कैंसिल करो, एक 2 के साथ एक √2 कैंसिल होगा तो नीचे आ जाएगा 1 बाई 200 और एक √2 और बचेगा, तो 200 √2 पाई, ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए। 1 बाई 200 √2 पाई, 1 बाई 200 इंटू √2 पाई, ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विथ सेम स्पीड v। ठीक है, v दोनों का सेम है। 1 इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो क्या होगा, इस पे फोर्स लगेगा। अब डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आया, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, है कि नहीं, ऐसा लग सकता है। ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे फोर्स हमेशा किधर लगता है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू। सवाल क्या बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन enters in a region of uniform electric field while the other enters in a region of uniform magnetic field. Then after some time, if the de Broglie wavelength of the two particles are λ1 and λ2, then अच्छा de Broglie wavelength की बात करनी है बच्चों, ध्यान सुनो कहानी को। हम जानते हैं लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h/mv। ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ यानी कि वेलोसिटी बात करना है, फाइनल वेलोसिटी, यानी कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, मतलब जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या आएगा, कम आएगा। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में गया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में गया, बात सोचने वाली है। ठीक है, क्या सोचने वाली बात है कि अगर पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में गया, इमेजिन करो, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, अगर इलेक्ट्रॉन इसके डायरेक्शन में गया, ठीक है, इसका वेलोसिटी इधर था, तो इस पे फोर्स क्या लगेगा, इधर लगेगा, और फोर्स अगर इधर लगेगा तो इसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, यानी कि इसका फाइनल वेलोसिटी जो होगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, वो डिक्रीज करेगा। ध्यान से सुनते जाना कहानी को। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन उसी डायरेक्शन में गया जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो इस पे फोर्स भी इधर ही लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और तब इसका वेलोसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का बढ़ेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इसका वेलोसिटी ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है इनिशियल वेलोसिटी के। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, ध्यान से सोचो कहानी को, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, सबसे पहले अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जाए कोई भी चार्ज पार्टिकल, तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगता है। मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू होता है 0, क्यू वी बी साइन थीटा में थीटा 0 हो जाता है, तो इस पे कोई फोर्स लगेगा नहीं, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। या फिर ये अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी जाता है, ऐसे भी सोच के देख लो, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी जाता है, इसका वेलोसिटी अगर इसके परपेंडिकुलर है, तब भी इस पे फोर्स क्या आएगा, हमेशा वेलोसिटी इसका क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। वेलोसिटी नहीं, स्पीड, क्योंकि हम फोर्स इक्वल टू क्या लिखते हैं, क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90। ठीक है, और ये पार्टिकल क्या है, सर्कुलर पाथ में मूव करने लग जाएगा, जहां पे इसका वेलोसिटी फिर से बोल रहा हूं, स्पीड जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो स्पीड हमेशा कांस्टेंट है, ध्यान रखना इस कहानी को। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो उसका स्पीड ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसका इनिशियल मोशन जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में था या उसके अपोजिट डायरेक्शन में था। अब एक बात तो तय हो गई कि इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है, वो ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, क्योंकि उसका स्पीड बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड में गया है इलेक्ट्रॉन, उसका v का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, मतलब उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कांस्टेंट रहेगा। अब आ जाओ आंसर में। इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ दिस टू आर λ1 एंड λ2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है, ये मैग्नेटिक फील्ड वाला है, तो पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाले का v क्या है, डिक्रीज कर रहा है, तो मतलब λ1 लेस देन λ2 आ सकता है। ठीक है, λ1 ग्रेटर देन λ2 आ सकता है, वो बोल रहा हूँ। ठीक है, और पॉसिबल ये भी है कि इलेक्ट्रॉन वाले का जो स्पीड है वो क्या है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगर इंक्रीज कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा कहानी। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से सुनो, अगर स्पीड बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर स्पीड बढ़ रहा है तो लैम्डा इसका कम आएगा, तो पॉसिबल है कि λ1 का वैल्यू क्या आ जाए, λ2 आ जाए। और अगर स्पीड घट रहा है इलेक्ट्रॉन का, क्या हो रहा है, स्पीड घट रहा है, तो इसका λ1 का वैल्यू क्या हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है λ2 से। यानी कि दोनों केसेस क्या है सिचुएशन में पॉसिबल है। सो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि उसने डायरेक्शन मेंशन किया नहीं, तो दोनों केस मान के चलना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, V इक्वल टू IR लगा लो।
ये तो बना लो, ये बना लिया होगा आपने बिल्कुल। आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी बाई आई। वी को क्या लिख सकते हो, हम जानते हैं वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो वी को लिख सकते हो वर्क डन बाई क्यू, वर्क डन बाई क्यू, ठीक है, इसके जगह पे आ गया। और एक आई तो है ही, और क्यू को क्या लिख सकते हो, आई टी, चूंकि एम्पियर के टर्म में दिया हुआ है तो क्यू के जगह पे आई टी लिखोगे तो बन जाएगा आई स्क्वायर इंटू टी। वर्क डन का डायमेंशन होता है बच्चों ml2 t-2 और नीचे आ गया a पावर 2 इंटू टी। तो ओवरऑल वैल्यू आ गया ml2 t-3 a पावर -2। As there is no option available, so this question is bonus. Next, a long string with charge lambda per unit length passes through imaginary cube of edge length a। देखना ध्यान से, एक क्यूब है, बोला यहाँ से एक लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला रॉड पास कर रहा है, इसका एज लेंथ ए दिया हुआ है। द मैक्सिमम फ्लक्स, अच्छा मैक्सिमम फ्लक्स तभी तो होगा जब मैक्सिमम चार्ज होगा अंदर, और मैक्सिमम चार्ज कब होगा अंदर, जब रॉड जो है इसके बॉडी डायगोनल से पास करेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ अंदर, मैक्सिमम चार्ज अंदर, मैक्सिमम फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज क्या लिखोगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है लैम्डा, और मैक्सिमम कितना लेंथ अंदर रह सकता है, अगर ये ए है तो बॉडी डायगोनल का लेंथ होता है √3a, तो लैम्डा इंटू √3a डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, जहां दिख जाए वो आपका आंसर है। देखो लैम्डा इंटू √3a बाय एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बात क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी आर मूविंग इन सर्कुलर ट्रेजेक्टरीज इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। बोला कि इनका रेडियस जो है वो आरपी है, आरडी है, आर अल्फा है, ये अल्फा है, अल्फा, ठीक है। तो बताना है कौन ज्यादा है कौन कम है। अच्छा रेडियस का फॉर्मूला याद करो, रेडियस होता है mv बाई क्यूबी या फिर p बाई क्यूबी मोमेंटम, या फिर मोमेंटम को क्या लिखा जा सकता है √2m काइनेटिक एनर्जी, दिस के इज काइनेटिक एनर्जी। तो यही वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सबका सेम दिया हुआ है। आप ध्यान से देखो तो रेडियस किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ऊपर आ रहा है रूट मास और नीचे आ रहा है चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो मुझे लिखना क्या है, मुझे लिखना है आरपी इज टू आर डी, ड्यूट्रॉन इज टू आर अल्फा शुड बी इक्वल टू मास बाई क्या, चार्ज का रेशियो रूट मास। प्रोटॉन की बात करें तो इसका मास m मान लेते हैं, चार्ज e मान लेता हूँ, तो √m बाई e आ जाएगा। ड्यूट्रॉन की बात करें तो इसका मास कितना हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा ट्वाइस, इसका डबल, यानी कि ट्वाइस m, और चार्ज सेम रहता है। और अल्फा पार्टिकल की बात करें तो ये बन जाएगा 4m डिवाइडेड बाई चार्ज इसका डबल, यानी कि ट्वाइस ही। √m बाई e सबसे कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 1:2, यहाँ बचा √2, और यहाँ 2/2 ये भी बना गया। तो आप ध्यान से देखो प्रोटॉन और अल्फा दोनों का सेम आ रहा है, यानी कि आरपी इक्वल टू आर अल्फा आएगा, और ये कम आएगा किससे, ड्यूट्रॉन से, दिस इज लेस देन रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन, ये आंसर आना चाहिए आपका। सो आरपी इक्वल टू आर अल्फा लेस देन रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन, ये देखो ऑप्शन नंबर 1 ये करेक्ट है, ठीक है। बात ये भी बहुत कॉमन सवाल है मैग्नेटिज्म का। 41 द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ अ माइक्रोस्कोप आर 1 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ये है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये है फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, ध्यान रहे। इन द इफ द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब है कि जब फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे, तो जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनता है तो मैग्नीफाइंग पावर हम लिखा करते हैं कितना, वीओ डिवाइडेड बाई यूओ इनटू कितना, डी बाई एफ ई, ये है मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला। तो मैग्नीफाइंग पावर हो गया -45 दिया हुआ है आपको, वीओ डिवाइडेड बाई यूओ इनटू डी लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन 25, और एफ ई का वैल्यू देखो कितना है 5, तो 5 से गया 5, यहाँ से आपको मिल गया कितना वैल्यू, वीओ बाई यूओ का वैल्यू आ गया कितना, आ गया भाई 9 -9। आगे बढ़ो, द लेंथ ऑफ द ट्यूब। अच्छा लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्यूब होता है, देखो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज कहाँ बना, वीओ पे, तो वीओ और प्लस ऑब्जेक्टिव का कितना, ये ऑब्जेक्टिव का हो गया इमेज डिस्टेंस, और आईपीस का क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि यूई, और चूंकि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है तो यूई का वैल्यू एफ ई के बराबर होगा, यानी कि वीओ प्लस एफ ई, ये आएगा लेंथ। तो एफ ई तो पता है, वीओ नहीं पता, तो ऑब्जेक्टिव के लिए एक बार हम लगा दे रहे हैं लेंथ फॉर्मूला 1/VO माइनस 1/UO इक्वल टू 1/FO, इसको यूज कर लेता हूँ एक बार। तो 1/VO माइनस 1/UO का वैल्यू यहाँ से रख देता हूँ कितना, देखो UO का वैल्यू आ जाएगा -VO/9, माइनस VO 9 चला जाएगा ऊपर, इक्वल टू 1/FO, FO का वैल्यू आपको दिया है 1, ठीक है। तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 1 + 9 हो गया 10, 10 डिवाइडेड बाई VO इक्वल टू कितना आ गया 1, तो VO का वैल्यू यहाँ से निकल के आ रहा है कितना 10, और VO का वैल्यू यहाँ पे अगर 10 डाल दूँ तो 10 प्लस FE कितना गिवन था 5, लेंथ ऑफ आपका आ जा रहा है किसका, माइक्रोस्कोप का कितना आ जाएगा 10 + 5 15 सेंटीमीटर। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको, यस ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से एक सवाल, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ध्यान से, इस बार चांसेस है एक सवाल पूछे जाने का।
A body having moment of inertia about an axis of rotation is equal to 3 kg मीटर स्क्वायर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है. रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा का वैल्यू दिया है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रोटेटिंग बॉडी इज द सेम एज दैट ऑफ बॉडी ऑफ मास 27 kg मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ. अच्छा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लीनियर काइनेटिक एनर्जी. बोला कि दोनों का काइनेटिक एनर्जी बराबर कर दो. रोटेशनल होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, लीनियर काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर. हाफ से गया हाफ. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन 3, ओमेगा इज गिवन 3 स्क्वायर इक्वल टू मास इज गिवन 27. आपको स्पीड निकालना है v स्क्वायर. देखो 27 से 27 गया, v स्क्वायर इक्वल टू 1. पार्टिकल का स्पीड रहा होगा 1 मीटर पर सेकेंड. बिल्कुल सिंपल सवाल, ऑप्शन नंबर ए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 43. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी. ए और बी के बीच में पोटेंशियल. पहले करंट डिवाइड करो. देखो यहाँ से 5 एम्पियर जा रहा है, यहाँ 3 एम्पियर जा रहा है, यहाँ 4 एम्पियर जा रहा है, मतलब यहाँ से 7 एम्पियर आया होगा. ठीक है. और यहाँ से 5 आया, यहाँ 7 जा रहा है, मतलब यहाँ से 2 एम्पियर आया होगा. चलो ए से बी तक चलते हैं. हमने लिखा वी ए, आगे बढ़ा, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आई आर 5 × 2. बैटरी मिला नेगेटिव से पॉजिटिव तो +10. ये घूमना शायद आपको आता हो. फिर आगे बढ़े करंट की डायरेक्शन में -1 × 7. फिर बैटरी मिला पॉजिटिव से नेगेटिव तो -5 माइनस वी वी इक्वल टू 0. तो यहाँ से देखो आपको वी ए माइनस वी वी का वैल्यू कितना मिल जाएगा बच्चों. -10 + 10 कैंसिल हो गया. 7 और 5 12, RHS जाके बन गया +12. 12 वोल्ट आएगा इसका वैल्यू. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट 44. द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू. एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम क्या होता है भाई? mvr. अब v का वैल्यू कैसे लिखोगे? जब इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है तो क्या लिख सकते थे हम? k q1 q2 by r स्क्वायर शुड बी इक्वल टू व्हाट? mv स्क्वायर बाई r. सही है. एक r देखो कैंसिल होगा तो यहाँ से आपको पता लगा कि v स्क्वायर, एक r कैंसिल होगा, v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, यानी कि v इज प्रोपोर्शनल टू 1/√r बेसिकली. यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी अगर लगाएं तो l प्रोपोर्शनल किसके आएगा? v प्रोपोर्शनल आया 1/√r के, और एक r पहले से है, √r कैंसिल होगा, l इज प्रोपोर्शनल टू √r या फिर r पावर हाफ. सो एंगुलर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू √r. ऑप्शन नंबर सी. सिंपल सवाल. नेक्स्ट बोल रहा है द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन इन बामर सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज लेमडा. बामर, लाइमन बामर. बामर की अगर बात करें तो n1 का वैल्यू हमेशा 2, और फर्स्ट लाइन की बात कर रहा है तो n2 का वैल्यू होगा 3. और फॉर्मूला लगाओ 1/λ इक्वल टू r z स्क्वायर. z का वैल्यू 1 रहेगा. 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर. तो यहाँ से आ जाएगा 1/λ इक्वल टू, देखो 9 - 4 हो गया 5, 5r डिवाइडेड बाई 9 4 हो गया 36. पहला कहानी ये है. तो व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ इस सेकंड लाइन? सेकंड लाइन की अगर बात करें तो n1 तो 2 ही रहेगा, n2 का वैल्यू ले लो 4. आप लिखोगे 1/λ डैश इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 1/n2 स्क्वायर यानी कि 16. 1/4 अंदर से कॉमन कर लो, अंदर बचेगा 1 माइनस 1/4 या फिर 3/4. तो ये वैल्यू आ रहा है 3r/16. तो लेमडा का वैल्यू, लेमडा डैश कितना आ जाएगा? उल्टा कर दो तो 16/3r यानी कि 16 डिवाइडेड बाई 3 इंटू आर का वैल्यू यहाँ से निकाल लो लेमडा के टर्म में. आर का वैल्यू आएगा 36/5 लेमडा. तो यहाँ पे आ गया 36 और 5 लेमडा चला गया ऊपर, तो कैंसिल कर दो. 4 से गया 4, 4 से गया 9. ऊपर आ रहा है कितना? 20 लेमडा, नीचे आ रहा है 27. 20 लेमडा डिवाइडेड बाई 27 अगर कहीं दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, दिस इज करेक्ट. तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का सवाल, सिंपल सा सवाल. नेक्स्ट 46. Two circular coils P and Q are made of similar wires, but of radius of Q is twice that of P. अच्छा, रेडियस ज़्यादा है Q का. ये P है, ये Q है. इसका रेडियस अगर R है तो इसका रेडियस 2R है. तो ध्यान रहे अगर रेडियस डबल है तो इसका लेंथ क्या लिखोगे? 2πr. इसका लेंथ होगा 2πr L1 LP. तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? 2π × 2r, मतलब डबल हो जाएगा बेसिकली 4πr. What should be the value of potential difference across them so that magnetic field at their centers may be same? मैग्नेटिक फील्ड दोनों के सेंटर पे सेम. मैग्नेटिक फील्ड याद करो भाई. मान लो यहाँ पे करंट जा रहा है I1, यहाँ पे करंट जा रहा है I2. तो बोला मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे याद करो, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0I/2r. तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड बराबर करोगे तो लिखोगे μ0I1/2r. ठीक है, शुड बी इक्वल टू μ0I2 डिवाइडेड बाई 2 × 2r. है ना? 2r से गया 2r, μ0 से गया μ0. यहाँ से वैल्यू मिला आपको, पता लगा I1 इक्वल टू कितना? I2 डिवाइडेड बाई 2. सही है. अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस पे आ जाओ. I1 को क्या लिखोगे? V1 डिवाइडेड बाई, इसका रेजिस्टेंस को मान लेता हूँ स्मॉल r1. तो 1/2 वहाँ पहले से है. I2 को क्या लिखोगे? V2 डिवाइडेड बाई क्या? इसका रेजिस्टेंस अगर R माना है तो इसका 2R, क्योंकि लेंथ क्या है? डबल है इसका. तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R, 2R1.
तो R1 से R1 कैंसिल होगा, आपको मिल जाएगा V2 इक्वल टू कितना 2V1। V2 मतलब किसको माना है आपने, सॉरी 4 ना, 2 और 2 कितना हो गया 4, V2 इक्वल टू 4V1। V2 मतलब कौन, Q, यानी कि VQ इक्वल टू 4 टाइम्स VP, ये आएगा VQ इक्वल टू 4 टाइम्स VP, ये आंसर है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 47 बोल रहा है फोर्स ऑफ 6I2J - 3K एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल एंड प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस इफ द वर्क डन इज जीरो। वर्क डन क्या होता है बच्चों, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और अगर ये जीरो है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दो इनका, कितना आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट बताओ, 6 × 2 12, 2 - 3 - 6 और -3 + x यानी कि -3x शुड बी इक्वल टू 0। 3x इक्वल टू आ गया 6, x का वैल्यू मिल जाएगा 2। बहुत सिंपल बच्चों वाला सवाल, ये तो गलती नहीं किया होगा आपने। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बोल रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ डिस्टेंस x एज शोन इन द ग्राफ, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 एट। फोर्स कहाँ पे 0? अच्छा आप जानते हो f का वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या लिखते हो, -du/dr, और -du/dr इज बेसिकली स्लोप ऑफ पोटेंशियल और डिस्टेंस कर्व, ये इस वाले कर्व का स्लोप। तो जहाँ पे स्लोप 0 होगा, फोर्स 0 होने का मतलब क्या है कि स्लोप 0, जहाँ स्लोप 0 है वहाँ फोर्स 0 है। तो ध्यान से देखो, 2 पॉइंट, एक तो B पे दिख रहा है, टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो x एक्सिस के पैरेलल आएगा, एक C पे दिख रहा है, टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो x एक्सिस के पैरेलल आएगा, मतलब यहाँ भी स्लोप 0 है, यहाँ भी स्लोप 0 है, मतलब B और C इन दोनों पॉइंट पे जो है फोर्स का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सिंपल सवाल। नेक्स्ट बोल रहा है द वर्क डन इन द साइकिल शोन इन द फिगर। अच्छा वर्क डन निकालना, और PV कर्व दिया है, PV कर्व दिया है मतलब वर्क डन मतलब क्या, एरिया। और ध्यान से देखो तो क्लॉकवाइज साइकिल है, क्लॉकवाइज साइकिल है तो एरिया पॉजिटिव आएगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल ही है, बेस कितना हो गया 5 - 2 3, और हाइट हो गया इसका बच्चों कितना 50 - 20 30, ऐसा यूनिट में दिया हुआ है ही, तो 15 × 3 आ जाएगा 45 जूल का वर्क आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल। लास्ट क्वेश्चन नंबर 50, द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इन PN जंक्शन डायोड इज 500 नैनोमीटर, ये D का वैल्यू दिया है डिप्लीशन रीजन का विथ, एंड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको दिया है 6 × 10⁵ is also found to exist in it. What is the kinetic energy which a conduction electron must have in order to diffuse from n side to p side? पोटेंशियल बैरियर निकाल लो, पोटेंशियल बैरियर कितना आ जाएगा, V इक्वल टू ED से, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 6 × 10⁵ और D का वैल्यू दिया है 500 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर। तो ये वैल्यू आ गया 5 और 6 में एक 3 आएगा 30 में, तो 3 0 इधर और 5 इधर, 8 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻1 बचेगा, यानी कि 0.3 वोल्ट आ रहा है। ये पोटेंशियल बैरियर हो गया। तो इसको अगर क्रॉस करना है तो काइनेटिक एनर्जी होना कितना चाहिए, EV चार्ज इंटू पोटेंशियल, Q इंटू V दैट इज 0.3, और चार्ज क्या इलेक्ट्रॉन ही है तो इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि वैल्यू आ जाएगा 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, और 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ये था आज का पेपर बच्चों। आज का पेपर बहुत सिंपल था, मतलब इस पेपर में मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपका कम से कम 160 मिनिमम तो आना चाहिए। 150 के ऊपर रहे तो बहुत बढ़िया है, 150 से अगर पेपर में नंबर आपका कम है, 140 से अगर कम है तो आपको वापस से चीज़ों को रिवाइज करने की ज़रूरत है। बाकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिन बचा नहीं है, तो पढ़ाई करते रहो। तुमको पता है पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट मोमेंट है, लास्ट मोमेंट पे आके छोड़ना मत। ऐसा ना हो कि पूरा समुंदर पार किया और किनारे पे आके डूब गए तो फिर अफसोस रह जाएगा ज़िंदगी में। लास्ट मोमेंट पे अपना जी जान लगा दो। अभी टाइम आ गया है, 10-15 घंटे दिन में रिवाइज किया जाए, क्वेश्चंस का बार बार प्रैक्टिस किया जाए। बहुत ज़्यादा लोड मत लो, अगर सब कुछ सही जा रहा है तो जाने दो। दिन में 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे मिनिमम पढ़ाई करो अभी के टाइम पे, ठीक है। बाकी पेपर और भी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।